हरे कृष्णा, वेलकम टू चैनल द वे ऑफ लव। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, ओरल एविडेंस के बारे में पढ़ेंगे। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया होगा, यहाँ ज़्यादा समय नहीं लेंगे कि जो एविडेंस होता है ओरल होता है, डॉक्यूमेंट्री होता है। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एक हमने कार्डिनल प्रिंसिपल भी पढ़ा था। कार्डिनल प्रिंसिपल में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कार्डिनल प्रिंसिपल में ये पढ़ा था कि जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होती है ना, उसकी वैल्यू ओरल एविडेंस के कंपेरिजन में थोड़ी ज़्यादा रहती है ना, क्योंकि ऑब्वियसली। अब लेकिन एक बात बताओ, जो ओरल एविडेंस है ना, उसे हम हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हमारे पास हर चीज़ का नहीं अवेलेबल होता है ना। तो ओरल एविडेंस चाहे हमारे पास सिविल केस हो, चाहे कोई सा भी केस हो, बैकबोन होता है। मतलब सब ज़्यादातर हमें ओरल एविडेंस ही मिलेगा, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हर चीज़ का नहीं मिलता है। लेकिन अब हमें ये जो हमारा ओरल एविडेंस है, अगर हम पढ़ेंगे, सेक्शंस पढ़ेंगे, बीएससी का हमारा सेक्शन 54 है एंड 55, इंडियन एविडेंस एक्ट का 59 और 60 है। तो इन सेक्शन को अगर हम लोग पढ़ेंगे तो एक चीज़ जो सामने आती है वो ये आती है कि जो ओरल एविडेंस आप दे रहे हो ठीक है, लेकिन ध्यान रखना इस बात का कि ये हियर से ना हो, ये कैसा हो, डायरेक्ट हो। क्या मतलब इसका सब बताऊंगी। चलो इतना समझ आया ना अभी। तो किस तरीके से हमें ओरल एविडेंस देना है। अच्छा, तो कहाँ पे लिखा है कि हम ओरल एविडेंस दे सकते हैं, ये बात लिखी गई है हमारे सेक्शन 54 में। जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, आते इसी डायरेक्ट से है, लेकिन थोड़ा पूछने का ढंग अलग होता है। अब पूछने का ढंग अलग है तो आप उसको कैसे आंसर करोगे, जब उसे पढ़ने का आपका देखने का नजरिया कैसा है। ठीक है, तो कहाँ पे बात लिखी गई है कि आपको ओरल एविडेंस दे सकते हो, तो ये हमारे सेक्शन 54 में लिखा गया है कि जो डॉक्यूमेंट है उसके कंटेंट के अलावा, है ना, आपके पास सपोज कोई कॉन्ट्रैक्ट है, इस कॉन्ट्रैक्ट में जो भी लिखा है, इसके अंदर की जो चीज़ लिखी गई है, इसके अंदर का जो कंटेंट है, आप उसे ओरली बता नहीं सकते कोर्ट को। आपको ये डॉक्यूमेंट, ये कॉन्ट्रैक्ट जो है, आप कोर्ट के पास ले जाओगे और कोर्ट इसे देखेगा। बाकी आप चीज़ों का दे सकते हो ओरल एविडेंस। इनफैक्ट आप इस चीज़ का भी ओरल एविडेंस दे सकते हो कि कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ये जो डॉक्यूमेंट, इसका क्या कंडीशन है ना, किसके पास है। आप इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग ओरल एविडेंस दे सकते हो, लेकिन अंदर क्या लिखा है वो आप डॉक्यूमेंट ही दोगे तो ही कोर्ट मानेगा। समझ आई इतनी बात? ठीक है, तो अब मैं अगर इस सेक्शन को रीड करूं तो हाउ इट इज, ऑल फैक्ट्स, सेक्शन 54 का हम रीड करें तो ऑल फैक्ट्स एक्सेप्ट द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स मे बी प्रूव्ड बाय ओरल एविडेंस। ठीक है, तो बस जो डॉक्यूमेंट का कंटेंट है। अच्छा, अभी जो डॉक्यूमेंट है, पहले जो हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट था उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी मेंशन था, लेकिन अभी बीएससी में डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन को चेंज कर दिया है, चेंज किया, उसमें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड डाल दिया, तो अलग से इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड नहीं मेंशन। क्लियर? सेक्शन 54 है ना। आप इसको और भी सेक्शन से जोड़ के पढ़ सकते हो। ठीक है, इफ यू वांट कि इन्हें किस किस सेक्शन से जोड़ा जा सकता है, वो यहाँ पे सेक्शन मेंशन कर सकती हूँ। मैं साथ में एक्चुअली बताती नहीं हूँ, अगर जो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है मैं उसे ही लिंक करने की कोशिश करती हूँ, बाकी जो कोशिश रहता है मैं नहीं जोड़ती हूँ, क्योंकि फिर क्या होगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। लेकिन इफ़ यू वांट और आपको लगता है आप पढ़ लोगे तो डू आस्क मी, डू मेंशन, और मैं साथ में बता दिया करूँगी थोड़ा थोड़ा, क्योंकि द मेन पर्पस इज आपको समझ आना चाहिए। अगला हमारा जो सेक्शन 55 है वो ये बोलता है कि आप कौन ओरल एविडेंस दे सकता है, कौन एलिजिबल है। देखो ये सेक्शन में नहीं लिखा है, लेकिन आपको इस तरीके से पढ़ना पड़ेगा कि कौन एलिजिबल है ओरल एविडेंस देने के लिए, है ना। सपोज क्या कहते हैं कि द मर्डर हुआ, अब यहाँ पे इतने सारे लोग हैं A B C, अब मैं किसी को भी रेंडमली उठा लूंगी क्या, कुछ तो क्वालिफिकेशन होगा ना। तो क्या क्वालिफिकेशन, वो क्वालिफिकेशन हमारा सेक्शन 55 बताता है। अब ये क्या बोलता है, अब मैंने क्या चीज़ बोली, मैंने बोला था कि वो डायरेक्ट होना चाहिए, ओरल एविडेंस हमारा कैसा होना चाहिए, डायरेक्ट होना चाहिए। अगर मैं लाइन रीड करूँ जो 55 में लिखा है, क्या लिखा है, ओरल एविडेंस शेल इन ऑल केसेस वॉट एवर, किसी भी हालात में, है ना, क्या भी सिचुएशन हो, वो क्या होना चाहिए, डायरेक्ट होना चाहिए। अब पहला इसका पढ़ते हैं। पहला क्या कहता है कि अगर कोई फैक्ट ऐसा है जिसे हम लोग देख सकते हैं और उसके बारे में हमें एविडेंस देना है, कोई ऐसी चीज़ है जिसे हमने देखा हो, जैसे मर्डर हुआ है इस स्पॉट पे, है ना, तो वो चीज़ देखी गई है, तो यहाँ पे इसका एविडेंस कौन देगा, कौन कॉम्पिटेंट विटनेस होगा, कौन होगा, जिसने उसे अपनी आंखों से देखा है। इन दोनों ने देखा है तो ये दोनों होंगे, इसने नहीं देखा, इसने जस्ट इन लोगों से सुना है। ठीक है, तो ये जो है कॉम्पिटेंट विटनेस नहीं होगा। क्लियर? ठीक है, अब आई विल रीड इट फॉर यू। अ फैक्ट विच कुड बी सीन, इट मस्ट बी द एविडेंस ऑफ ए विटनेस हु सेज ही सॉ इट। कौन देगा, जो बोल रहा है कि मैंने देखा है, मैंने देखा है, तो बोलेंगे आओ आओ चलो एविडेंस दो इसका, है ना, विटनेस बनो। उसके बाद अगला क्या है, अगर कोई ऐसी फैक्ट है जिसका हमें प्रूफ देना जो कि सुना गया हो, हर्ड,
है ना, जैसे बच्चे की चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, है ना, कि सपोज़ क्या कहते हैं कि घर में से डाकू घुस गए, है ना, चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। तो अब कौन, जिन लोगों ने सुना है कि चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी वो नहीं देंगे, कौन देगा, जिसने सुना है, जिसने अपने कानों से सुना है, खुद के कानों से सुना है। अगर इसे रीड करें तो अ फैक्ट विच कुड बी हर्ड इट मस्ट बी द एविडेंस ऑफ ए विटनेस हु सेज ही हर्ड इट। जो बोल रहा है मैंने सुना अपने कानों से, वो देगा इसका एविडेंस। दैट्स नॉर्मल, ठीक है। चलो उसके बाद तीसरा क्या है कि कोई सा भी फैक्ट जो कि किसी और मतलब किसी और सेंसेस से परसीव किया जा सकता है, तो जिसने उसे परसीव किया होगा वही उसका एविडेंस देगा। सपोज कोई ऐसी चीज है जो कि स्मेल के थ्रू, ठीक है, तो जिसने उसे स्मेल किया होगा वही उसका एविडेंस देगा, वही विटनेस बनेगा जिससे स्मेल किया, कोई और नहीं बनेगा, ठीक है। तो जो किसी और सेंस से जो भी चीजें परसीव करी हो, तो जिसने उस परसीव किया उस चीज को, जिसने महसूस किया हो अपने सेंसेस पे, वही इसका एविडेंस देगा, वही कॉम्पिटेंट विटनेस होगा। आई विल रीड इट फॉर यू। A fact which could be perceived by any other sense or in any other manner, ठीक है, it must be the evidence of a witness who says he perceived it by that sense or in that manner. क्लियर? चलो अब अगला है हमारा ये जो लास्ट है 55 का 4। अब ये बात करते हैं किसी ओपिनियन के रिगार्ड में, ठीक है। क्या कहता है कि सपोज कोई भी ओपिनियन है, तो जो वो ओपिनियन होल्ड कर रहा है ना, वही इस चीज़ का एविडेंस देगा, वही कॉम्पिटेंट विटनेस होगा। अगर क्या कहते हैं कि मेरे बिहाफ पे कोई ओपिनियन होल्ड कर रहा है, वो जाके विटनेस नहीं बनेगा, वो इस चीज़ का जाके एविडेंस नहीं देगा। मेरा ओपिनियन है तो इसका जो कॉम्पिटेंट विटनेस होगा वो कौन होगा, मैं ही होंगी, है ना। लेकिन अगर आप इसका प्रोवाइजो देखोगे तो प्रोवाइजो में क्या कहा जाता है, सपोज अब क्या कहते हैं कि मेरा ओपिनियन जो है किसी बुक वगैरह पे बेस्ड है ना। अब जिसने लिखी बुक, तो नॉर्मली वो ओपिनियन किसका, ऑथर का। लेकिन अब ज़रूरी थोड़ी है कि ऑथर जिंदा ही हो, है ना, कि ऑथर क्या पता, ऑथर लोग तो जनरली लिख के यहाँ पे रहते भी नहीं, वो लोग तो फ़ौरन चले जाते हैं, है ना। तो ऐसे तो मेरी प्रोसीडिंग में बड़ी दिक्कत आ जाएगी, मैं अपनी बात को कैसे प्रूफ करूँगी। तो प्रोवाइजो ये कहता है कि अगर मेरा ओपिनियन किसी ऐसी बुक वगैरह पे बेस्ड है जो कि पब्लिक में इजीली बिक रही है, मतलब पब्लिक स्क्रूटिनी में, क्या कहने का मतलब, पब्लिक स्क्रूटिनी में, जो पब्लिक में बिक रही है ना, ओपनली इट इज़ वाइडली ऑफर्ड फॉर सेल। इस वर्ड का क्या मतलब है कि मतलब वो पब्लिक स्क्रूटिनी में है। कुछ गलत होगा तो नेचुरल सी बात है, पब्लिक विल ऑब्जेक्ट टू इट, है ना। तो मुझे वहाँ पे ऑथर को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो उससे भी जो है हमारा काम हो जाएगा, समझ आए। तो ये बात कहाँ पे मेंशन है, ये बात हमारे प्रोवाइजो पे मेंशनड है। आई विल रीड इट फॉर यू। क्या लिखा है कि एन ओपिनियन और टू द ग्राउंड्स ऑन विच दैट ओपिनियन इज हेल्ड, ठीक है, ओपिनियन या फिर ग्राउंड्स, इट मस्ट बी द एविडेंस ऑफ द पर्सन हु होल्ड्स दैट ओपिनियन ऑन दिस ग्राउंड, प्रोवाइडेड, ये पहला प्रोवाइजो है, ठीक है। क्या कहता है, that the opinion of experts expressed in any treatise commonly offered for sale, commonly offered for sale मतलब public scrutiny में है, and the grounds on which such opinion are held may be proved by the production of such treatise, है ना। तो हम क्या करेंगे, वो बुक ही लेके चले जाएंगे कोर्ट के सामने। if the author is dead or cannot be found, है ना। और ये सब कहाँ पे अपने ग्राउंड्स पढ़े थे, जरूर मुझे को बताना कि कहाँ पे आपने सारे ग्राउंड्स पढ़े जो मैं बोलने जा रही हूँ। तो ऑथर क्या है, मर चुका है, अब मिल नहीं रहा है ना। फिर क्या कहते हैं कि इनकेपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस, है ना, तो मे बी डिसीज वगैरह कुछ भी हो सकता है ना। और या फिर क्या कहते हैं कि बहुत ज़्यादा बाहर रहता है तो बहुत ज़्यादा अनरीजनेबल डिले हो जाएगा, तो ऐसे में वो बुक प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। तो ये था। अब बताने ये जो मैंने ग्राउंड्स मेंशन किए कहाँ पे और मेंशन है, कौन से सेक्शन में, ठीक है। ऐसे पढ़ोगे ना तो याद रहेगा थोड़ा थोड़ा, समझ आया। चलो अब देखो क्या कहते हैं कि ये जो हमारा दूसरा प्रोवाइजो है, इसके अंदर दो प्रोवाइजो थे। दूसरा प्रोवाइजो ये हमारा BSA या इंडियन एविडेंस एक्ट का हो, बिल्कुल भी मटीरियलिस्टिक नहीं है ये इकलौता एक सेक्शन है जो कि मटीरियल एविडेंस की बात कर रहा है, रियल एविडेंस की बात कर रहा है, समझ आया। हम क्या कहते हैं कि ए ने किसी के आँख में क्या कहते हैं कि पेन मारा है, फॉर एग्जाम्पल, है ना। तो पेन से मारा है। तो अब ये जो पेन है बहुत हाइपोथेटिकल एग्जांपल से रही है ना, एनीहाउ, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें थी। अरे चलो गांव में चलते हैं, गांव की एक लड़ाई, ज़मीन की फेमस लड़ाई है। तो ए और बी हैं,
तो अब क्या होता है, इन दोनों के बीच में आपस में लड़ाई होती है। तो वैसे भी जो टूल्स यूज़ किए जाते हैं एग्रीकल्चर के पर्पज़ के लिए बड़े ही शार्प पेने होते हैं। ये क्या करता है, उठता है, इसके मार देता है ना, सर तन से जुदा कर देता है। अब सर तन से जुदा करता है तो जिस टूल से किया है ना, एक ऐसी वाली टूल होती है, थोड़ी सी मैंने देखा है, थोड़ा कर्व्ड रहता है, समझ रहे हो, थोड़ा कर्व्ड रहता है ना। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि वो जो कर्व्ड है उससे ये सब काम किया है। तो अब कोर्ट कहेगी इसे प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये क्या हो गया, रियल एविडेंस। अब तक रियल एविडेंस आपने इससे पहले कहीं पढ़ा था, नहीं पढ़ा होगा, यहाँ पे आपने इस चीज़ को पढ़ा है, समझ आया। चलो एक बार रीड करती हूँ प्रोवाइजो। प्रोवाइडेड फर्दर दैट इफ ओरल एविडेंस रिफर्स टू द एग्जिस्टेंस और कंडीशन ऑफ एनी मटीरियल थिंग, क्या है, मटीरियल थिंग अदर देन अ डॉक्यूमेंट। मटीरियल थिंग मतलब डॉक्यूमेंट नहीं है ना, डॉक्यूमेंट का हम आगे देखेंगे। द कोर्ट में इफ इट थिंक्स फिट रिक्वायर द प्रोडक्शन ऑफ सच मटीरियल थिंग फॉर इट्स इंस्पेक्शन। मंगवा सकती है कोर्ट ये टूल देखने के लिए कि भाई इसी से क्या सर तन से जुदा किया है, समझ आया। आई होप इट इज़ क्लियर। अच्छा, इसमें एक और बात बताती हूँ। मुझे माफ़ करना, मैंने एक्चुअली एक क्वेश्चन देखा था पेपर में, तो मेरे अंदर आया कि मैं बता ही देती हूँ, है ना। तो अब यहाँ पे जो न्यूज़पेपर वाला आप लोगों ने देखा है, ये जो न्यूज़पेपर वाला होता है, न्यूज़पेपर में जो चीज़ें लिखी रहती हैं, तो जो न्यूज़पेपर में चीज़ें लिखी रहती है हम उसे क्या मानते हैं, सेकेंडरी एविडेंस मानते हैं। वो डायरेक्ट नहीं होती है, आप उसका प्रूफ नहीं दे सकते हो, ठीक है। हाँ, अगर ऑथर को बुलवा लिया जाए तो बात अलग है, वरना तो उसे हम हियर से ही मानते हैं, ठीक है। अगर जिसने लिखा है तो उसे बुलाया जाए तो बात बनती है। अब इस रिगार्ड में केस है हमारे पास, रमेश वर्सेस, हाँ ये केस लिख सकते हैं, रमेश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसमें ये बोला गया कि जो न्यूज़ है वो एक हियर से है और हम उसे एविडेंस नहीं ले सकते जब तक हम लोग ऑथर को ना बुला ले। बिना ऑथर के प्रेजेंस के उसे हम लोग सेकेंडरी एविडेंस ही मानेंगे, ठीक है। सो आई होप इट इज़ क्लियर। सो इफ देयर इज एनी डाउट डू मेंशन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्णा। वीडियो तो एंड हो चुकी है, पर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं हमारे इंस्टा आईडी पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।